हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी कि आपको कोई भी चीज की शुरुआत करनी है। आप जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इतने सारे नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं आज की डेट में, राइट? तो क्या वो स्टार्टअप्स जो खोल रहे हैं लोग वो बहुत मल्टी बिलियनर लोग हैं जो स्टार्टअप खोल रहे हैं? नहीं ना, वो कोई महान व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन क्योंकि वो स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स कईयों के सक्सेसफुल हो रहे हैं, अनसक्सेसफुल, जिनके सक्सेसफुल हो रहे हैं वो महान बन जा रहे हैं, ठीक है, वो लाइमलाइट में आ रहे हैं। जिनके अनसक्सेसफुल हो रहे हैं वो उनसे कुछ सीख के नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी लिमिटेशन समझ के जो उनको सूटेबल लगता है उस तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि कोई भी चीज की शुरुआत करनी है तो आपको महान होने की, ग्रेट होने की जरूरत नहीं है कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हैं या बेस्ट है तभी आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज में बेस्ट होने के लिए, किसी चीज में बहुत अच्छा करने के लिए आपको शुरुआत तो एक ना एक दिन करनी पड़ेगी। बिना शुरुआत किए तो आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये मत सोचिए कि ओ मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया, उनका तो इतना कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो तो कितना अच्छा कर रहे हैं। ये चीज ना सोचे, बल्कि आज अगर आप स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। क्योंकि 6 मंथ्स विद इन, अगर आप डेडिकेटेड अपना एफर्ट लगाते रहते हैं तो विद इन 6 मंथ्स आप जो उनने 5 इयर्स 3 इयर्स में कंप्लीट किया होगा ना, आप उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन डेडिकेटेड हार्ड वर्क, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ। 6 मंथ्स में आप 3 इयर्स का उनका कोर्स कवर अप कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ में कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आर्टिकल है ये कहता है कि जैसे हम 76 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, पास आ रहा है, तो हमें सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा, तो हमारी नजर किसकी ओर जानी चाहिए कि विमेन, हमारे देश की महिलाओं की आजादी के इतने सालों बाद क्या स्थिति है, उनके ऊपर इस आजादी का क्या अर्थ समझ में आया है, क्या प्रभाव पड़ा है इस आजादी का। स्पेशली उम्रदराज महिलाएं, ठीक है, जिनको हम ज्यादातर भूल जाते हैं, ठीक है, क्या उनको एम्पावरमेंट मिला है? क्या उनको हमने सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण किया है? क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या सिक्योर है? या फिर उनको उनकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स जो है क्या वो पूरी की जा रही हैं? आज उनकी सच्चाई क्या है, इस ओर हमें नजर घुमाने की जरूरत है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के मुताबिक 59% जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके पास कोई पर्सनल इनकम, किसी भी फॉर्म की सैलरी, इंटरेस्ट या पेंशन में नहीं है। एज पर हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जो ये होता है ना कि घर में अगर कोई भी वृद्ध है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको सेवा की जरूरत है, तो वो सेवा कौन कर रहा है? औरतें, महिलाएं, यानी कि विमेन। जो ये केयर गिविंग का जो भार है वो केवल और केवल किसके ऊपर पड़ा है? महिलाओं के ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब सपोज क्या करो, यूजुअली यूजुअली यही चीज होती है। आप अपने घर में देखेंगे, माँ बाप आपके फादर के होंगे, ठीक है, आपके दादा दादी जो है वो आपके फादर के मदर एंड फादर है, ठीक है, लेकिन उनकी सेवा कौन कर रही है? आपकी मदर कर रही है। वो उनकी मेडिसिन है, उनको घुमाने ले जाना, उनका खाने पीने का हर चीज का ध्यान कौन रख रहा है? आपकी मदर। इनफैक्ट आपके पापा, अगर आपके दादा दादी को मना किया है कि ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, मसालेदार नहीं खाना, आपके पापा को तो डिमांड है कि मुझे स्पाइसी खाना है, तो इस सब चीज में कौन पिस रहा है? आपकी मदर। एक खाना वो दादू दादी के लिए अलग से निकालेंगी बिना कम मिर्ची वाला, एक खाना वो आपके फादर फादर के लिए अलग से बनाएंगी ज्यादा स्पाइसी वाला। तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? फीमेल के ऊपर। चाहे फिर वो मदर हो, मतलब घर की बहू हो। बेसिकली देखो क्या क्या किस तरीके की हेल्प, खास तौर उन लोगों के लिए जो कि बुजुर्ग है, जो फिजिकल किसी भी तरह से फिजिकली अपना काम खुद नहीं कर सकते, या किसी तरह से अपाहिज है, या कोई उनकी फंक्शनल लिमिटेशंस है, ठीक है, मतलब कुछ काम वो खुद नहीं कर सकते। उन लोगों की खास तौर पे जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? महिलाओं के ऊपर। अब इस चीज में क्या क्या आता है? उनकी डेली एक्टिविटीज, डेली लिविंग, चाहे वो उनको खाना खिलाना हो, चाहे उनको वॉक कराना हो, चाहे उनको नहलाना हो, कपड़े बदलना हो। डॉटर इन लॉज
फॉलोड बाय डॉटर्स आर द प्राइमरी केयर गिवर्स, यानी कि प्राथमिकता किसकी होगी, बहू की। उसके बाद अगर बहू अवेलेबल नहीं है या बहू नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रही है या नहीं लेना चाह रही है, तो सेकंड कौन आएगा, बेटी आएगी। बेटा कभी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, वो प्राइमरी केयर गिवर कभी नहीं बन रहा, कुछ नहीं हाथ में आया तो बेटे के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ ठीक है अब मेरे को ही देखना पड़ेगा, अब कोई भी नहीं है तो मेरे को ही देखना पड़ेगा। अदरवाइज बेटी बहू फिर बेटी, ठीक है, यही सीरीज चल रही है। और इनके काम है, इनको कई बार हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या हमारी मम्मा को कभी हमने अप्रिशिएट करा इस चीज के लिए कि मम्मा आपने हमारे इतनी लाइफ भर हमारी केयर करी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, इट्स पार्ट ऑफ हर ड्यूटी। वो और करती क्या है सारा दिन, यही तो उनका काम है ना। और खास तौर पे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, पुरुष प्रधान समाज में उनके इस रोल को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, जहां पे ये माना जाता है कि विमेन बीइंग प्राइमरी केयर टेकर्स इज assumption ऑफ विमेन बीइंग अ प्राइमरी केयर टेकर इज गिवन, यानी कि महिलाओं का काम ही यही है कि वो ही संभालेंगी परिवार को, उन्हीं का काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। हेल्पेज इंडिया की जो रिपोर्ट है ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर नीड्स, ये उनकी एक रिपोर्ट का नाम है, इसमें खुलासा हुआ कि 10% जो है बुजुर्ग महिलाएं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन से गुजर रही हैं, जूझ रही हैं। 68.5 जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग ना हो चाहे अपनी जो ये 30 40 50 इस एज ग्रुप में होती हैं वो महिलाएं, आर नॉट कवर्ड अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 50% जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर किसी भी अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए, ठीक है। और आधे से ज्यादा जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कैरी अ हायर बर्डन कि उनकी छोटी से छोटी दवाई हो या छोटी से छोटी कोई बीमारी हो, छोटी से छोटी कोई जरूरत हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको अपने मेल काउंटर पार्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जिसको क्या ट्रीट किया जाता है, बर्डन की तरह। लिटिल और नो सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि थोड़ी सी या बिल्कुल भी नहीं है उनके पास इनकम, या फिर इनएडिक्वेट पेंशन, यानी कि पेंशन प्रॉपर नहीं है, अच्छी नहीं है, या फिर जो उनको हेल्थ केयर है वो उनका अफोर्डेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये और बोझ बन जाता है किसके ऊपर, परिवार के पुरुषों के ऊपर या दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। और फिर कई दफा ऐसा होता है कि उनकी कुछ बीमारियां जो हैं वो अनएड्रेस्ड रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है अनएड्रेस्ड रह जाती है, यानी कि उनको नहीं देखा जाता, नहीं समझा जाता। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन की महिलाएं हैं वो उनके पास और ज्यादा डिसएडवांटेज है। उनका क्या है कि तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको सोशल पेंशन के अंदर और केयर अलाउंस उनको दिया जाए, सोशल पेंशन के अंदर उनको कवर किया जाए, केयर अलाउंस उनको दिया जाए, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ताकि किसी के ऊपर भी बोझ ना रहे, वो खुद को ना समझे कि हम किसी के ऊपर बोझ हैं। एक ना सेल्फ स्टीम जो है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है जब किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। और जैसे आप सब लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आप सब लोग अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि पापा से अगर 10 रुपए भी मांगने पड़ जाए तो कितना मुश्किल लगता है वो चीज, और कितना दिल को मजबूत करके वो चीज 10 बार सोच के, 1000 बार सोच के 100 रुपए मांगने पड़ेंगे, है ना। द PMJAY इज एन इंक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये एक इंक्लूसिव हेल्थ, इंक्लूसिव मतलब सबको इकट्ठा, सबको इंक्लूड करने वाली स्कीम है जिसमें गरीब भी कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल फोकस किसके ऊपर दिया जाता है, बुजुर्गों के ऊपर या अधेड़ उम्रों के ऊपर, उनके ऊपर। और जो खास तौर पे एल्डरली वुमेन, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और ये सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है। ओल्डर वुमेन को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो ये कि हमें पहले, सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके चैलेंजेस जो है यूनिक है और उनको उनसे जूझने की भी जरूरत है, उनको डील करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अभी तक तो हम समझ ही नहीं रहे, हमें क्या क्या लग रहा है आपको, आपकी दादी नानी को कोई परेशानी है,
उनके कोई वो कुछ फेस कर रही हैं, कोई परेशानी फेस कर रही हैं, उनके मानसिक या मानसिक रूप से उनके ऊपर कोई तनाव हो सकता है, आपको लगता है कभी ये चीज आप एड्रेस कर पाएंगे, इसको एक्नॉलेज कर पाएंगे? ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि पहले आप इस चीज को एक्नॉलेज करें। ठीक है, जो हेल्थ सर्विस और ओल्डर वुमेन की जरूरतों के बीच में जो गैप है उसको जल्द से जल्द भरने की जरूरत है, ताकि जो गवर्नमेंट रन अप प्रोग्राम्स हैं या स्कीम्स हैं उनको वो मिस ना करें। ठीक है, उनसे वो चीजें हाथ से निकल ना जाए। और हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो है उसका कवर जो है वाइड करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंडर जो जो चीजें बीमारियां कवर होती हैं वो और ज्यादा विस्तृत करनी पड़ेंगी। इसमें एक पॉजिटिव नोट क्या है कि जो वन टाइम सेविंग स्कीम है, जैसे कि महिला सम्मान बचत पत्र, ये दिया गया और ये बड़ा ही वेलकम स्टेप है, स्वागत करने योग्य स्टेप है। और हमें उम्मीद है कि बुजुर्ग महिलाएं भी इससे अपना कुछ बेनिफिट हासिल कर पाएंगी स्कीम से। अगर हम एग्री बिजनेस ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव्स की बात करें तो ओल्डर वुमेन इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में या नॉन सेंट्रल एरियाज में बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस चला रही हैं। बहुत बड़ा दबका एक ऐसा है एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, ये जो महिलाएं चला रही हैं इनके एल्डर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, जिसमें एक कंसेप्ट हेल्पेज इंडिया, मतलब ये जो सेल्फ हेल्प जो इससे मदद ले पा रहा है, जो इससे अपने आप को मजबूत कर पा रहा है, और ये कंसेप्ट किसने लाया है? हेल्पेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, तो अब जरूरत है कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन हैं वो भी इनका हाथ पकड़े। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करें उनके लिए, ऑर्गेनिक और जो मेड इन इंडिया कंसेप्ट को ये प्रमोट करता है उसमें एक कदम और बढ़ जाए, वो लोग इनकी मदद करें, इनके प्रमोट करें इनके प्रोडक्ट्स को, ताकि ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं इनको और डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि महिलाएं जो है अपने सशक्तिकरण की तरफ खुद आगे प्रेरित हो सके। ठीक है, अब बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम नए नए तरीके और नए तरीके आजमाएं कि हमें इनकम जनरेशन के सोर्सेज नए नए ढूंढ कर लाएं, हम बनाएं, जनरेट करें, ताकि सबका विकास हो सके, फिजिकली और उनकी मेंटल वेलबींग की तरफ ध्यान भी दिया जा सके। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स हैं विधवाओं के लिए, रिटायर्ड वुमेन के लिए। हाउएवर इन स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए बहुत सारी एल्डरली वुमेन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सोसाइटी मस्ट, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी को कलेक्टिवली सबको मिलके, हमारे समाज को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो औरतें वृद्ध हो रही हैं, उम्र दराज हो रही हैं, महिलाओं की जो भी तादाद, उसको वो लोग मदद करें, सपोर्ट करें। ठीक है, कैसे? फाइनेंशियली और इमोशनली। ओल्डर वुमेन जो है वो प्राइमरी केयर टेकर है हमारी सोसाइटी की, एंड मस्ट नॉट, और उनको हमें एक बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग मेंबर है हमारे समाज में। ठीक है, ये था सारा का सारा आर्टिकल। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इन्फर्ड, कौन सी स्टेटमेंट है जो नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है? एल्डरली विमेन from economically weaker or marginalized sections face greater challenges in accessing income and health care. सही है ये, उनको ज्यादा challenges face करने पड़ रहे हैं। The paragraph suggests that providing a care allowance to older women may help address their unmet needs, कि अगर हम उनको care allowance कुछ दें वृद्ध महिलाओं को, तो जो उनकी जरूरतें अभी नजरअंदाज की जा रही हैं, पूरी नहीं की जा पा रही, उनको हम पूरा कर सकते हैं। ये उन्हें सजेस्ट करा, देना चाहिए, सही है ये। ठीक है, PMJAY इज एन एक्सक्लूसिव हेल्थ एश्योरेंस, जबकि वो क्या है? इंक्लूसिव हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, टारगेटिंग ओनली एल्डरली पॉपुलेशन, सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन नहीं है, इसमें बहुत बड़ा तबका है समाज का जो एश्योर किया जा रहा है, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है, तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट।
The paragraph advocates for universal coverage of older women under social pension scheme. ये तो सही है, उन्होंने बोला कि काफी हमें सोशल पेंशन स्कीम के अंदर में वुमेन को भी, ओल्डर वुमेन को भी कवर करना चाहिए, ठीक है. A special focus on elderly, particularly eligible elderly women, is suggested for consideration within the PMJAY. ये भी सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, it cannot be inferred from this. Which of the following statements cannot be inferred from the referred paragraph? महिला सम्मान बचत पत्र is one time saving scheme. सही है. Older women contribute significantly to agribusiness and green growth initiatives. ये भी हमने पढ़ा कि older women इन चीजों में ज्यादा बढ़ चढ़ के हाथ दे रही हैं, ठीक है. Helpage India introduced the concept of elder self help groups. ये भी सही है. Large corporations should support and invest in businesses run by older women. ये भी उन्होंने सजेस्ट करा कि उनको करना चाहिए, बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सहायता प्रदान करनी चाहिए. Older women are not involved in any form of business in rural areas, जो कि गलत है, ठीक है. ऑप्शन E is correct because the statement is incorrect. Based on given paragraph, which of the following statement accurately reflects the reality of older women in India? जो एकदम सही तरीके से हिंदुस्तान की वृद्ध महिलाओं की सच्चाई उजागर करती है, वो कौन सी स्टेटमेंट है? The majority of older women have personal income in, ये तो बिल्कुल गलत है, उनके पास है ही नहीं, do not have, ठीक है, तो ये गलत हो गया. Elderly women do not experience any mental health issues such as depression. ये भी गलत है. उनको तो हमने देखा है कि काफी ज्यादा तादाद है महिलाओं के जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है. मोस्ट ऑफ द एल्डरली वुमेन आर कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस. ये बिल्कुल गलत है. ज्यादातर महिलाओं को ही इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में कवर नहीं किया जाता. एल्डरली वुमेन प्राइमरली रिलाई ऑन फैमिली मेंबर्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट. सही है. Older men have a higher burden of both acute and chronic mobility compared to older. ये गलत है, ठीक है. women का ज्यादा होता है, तो ऑप्शन डी is correct. Based on the paragraph, which of the following approaches best addresses the issues faced by elderly women in terms of income generation and well-being? ठीक है. इनकम जनरेशन और वेलबींग की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट है जो महिलाओं की प्रॉब्लम जो है, इशू जो है, उसके बारे में बताती है, बेस्ट एड्रेस कर रही है? इम्प्लीमेंट मोर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स फॉर विडोज एंड रिटायर्ड वुमेन. तो सिर्फ विडोज और रिटायर वुमेन की बात नहीं है, एल्डरली वुमेन की बात है, ओल्डर वुमेन की बात है, ठीक है. खासतौर पर महिलाओं की बात है, ठीक है, तो ये गलत है. इम्प्रूव एक्सेस टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स फॉर एल्डरली वुमेन. तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो अभी एल्डरली वुमेन के पास आ रही है पेंशन स्कीम्स, ठीक है. अटल पेंशन योजना है, वो कोई भी महिला ले सकती है 40 से पहले, हाँ 40 से पहले, ठीक है. या फिर और कोई पेंशन स्कीम है, वो कोई भी महिला ले सकती है. बट हमें नए तरीके बनाने की जरूरत है, ठीक है, तो ये गलत है. एनकरेज सोसाइटी टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजिंग विमेन पॉपुलेशन. ये उन्होंने बेस्ट बताया कि हाँ हमें सोसाइटी को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी महिलाओं के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है. व्यू ओल्डर विमेन एज एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी रादर देन अ बर्डन. कि हम महिलाओं को एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग मेंबर की तरफ देखेंगे, बोझ की तरह नहीं. तो क्या उससे उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी? उससे उनकी परेशानी तो नहीं खत्म होने वाली ना. फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एल्डरली वुमेन रादर देन इनकम जनरेशन. कि उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इनकम जनरेशन के ऊपर नहीं. जबकि अगर हम इनकम जनरेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो उनकी आधी से ज्यादा परेशानियां वो खुद ही सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द ओवरऑल टोन ऑफ द पैराग्राफ can best be described as optimistic and cheerful. सर कि बड़े ही वो पॉजिटिव थे, खुश थे. खुश तो बिल्कुल नहीं थे महिलाओं की कंडीशन से. ऑप्टिमिज्म थोड़ा बहुत दिखाई दिया पर चेयरफुल नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया. सरकास्टिक एंड डिसमिसिव कि बड़ा ही उन्होंने मजाक उड़ाया और एग्री नहीं किया किसी भी चीज से, तो ये गलत है. एनकरेजिंग एंड होपफुल कि वो आगे कि हाँ आपने सही कदम उठाया, आगे आप करते रहिए, बहुत अच्छा नतीजा आएगा, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने. होपफुल भी नहीं कहा उन्होंने,
ठीक है, तो ये गलत है। कंसर्न एंड इंफॉर्मेटिव, उनने चिंताजनक सारी बातें बताई, उन्होंने महिलाओं की जो भी परेशानियां हैं, जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं उसके बारे में बताया। स्टेटिस्टिकल डाटा दिया उन्होंने, ठीक है, इंफॉर्मेशन दी कि क्या क्या महिलाओं की परिस्थिति है, सारे स्टेटिस्टिकल डाटा, पूरा तो नहीं कह सकते बट काफी हद तक उन्हें स्टेटिस्टिकल डेटा के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो कंसर्न एंड इंफॉर्मेटिव। क्रिटिकल एंड पेसिमिस्टिक, कि बड़े ही निराशाजनक थे और बड़े क्रिटिकल थे कि हाँ ये गलत हो रहा है, बहुत गलत है, फलाना नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि कुछ स्कीम्स हैं, इनको और विस्तृत करने की जरूरत है, इसमें ये सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी कंसर्न्ड एंड इंफॉर्मेटिव इज द करेक्ट आंसर। Which of the following best represents the main theme of the paragraph? तो मेन थीम क्या है पैराग्राफ की? The financial independence of elderly women, the burden of caregiving for older women, the role of older women in agribusiness and green growth initiatives, the importance of addressing the unique challenges faced by older women. Option D correct है. The impact of government pension schemes on older women's life. Option D is correct. 6 statements are given below which are jumbled in any random order. These statements will form a coherent and meaningful paragraph when arranged in correct sequence. Arrange the sentences in the right order and answer the questions that follow. Securities Exchange Board of India (SEBI) has revoked the license held by Brickwork Ratings and asked it to wind down its credit rating operations within 6 months. ब्रिकवर्क रेटिंग्स करके कोई एजेंसी होगी जिस जो कि क्या थी, रेटिंग्स देती थी, क्रेडिट रेटिंग्स का ऑपरेशन करती थी, ठीक है, तो उसको उसका लाइसेंस उन्होंने रद्द कर दिया, किसने? सेबी ने, ठीक है। और उनको क्या बोला कि 6 महीने के अंदर अंदर अपने क्रेडिट रेटिंग का जो भी काम है इसको बंद करो, ठीक है। अब वो क्यों किया, कुछ रीजन होगा, हम देखते हैं आगे। As it shrinks the choice of rating agencies available to issuers from 7 to 6, it also कि उसने इनके जो ये फैसला आया है, इसने क्या किया, इसने जो इनका अभी हमारे पास पहले 7 थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो थी, वो 7 थी, अब हम वो कितनी रह गई, इससे 6 रह गई, ठीक है। इट ऑल्सो कास्ट डाउट on the reliability of credit ratings for over 8,699 instruments. तो अब इससे क्या हो गया, वो बंद हो गए। अब 8,699 चीजें हैं जिनकी रेटिंग की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अब सवाल उठने लग पड़े हैं, ठीक है। दिस मूव हैज सेंट रिपल्स अक्रॉस बॉन्ड मार्केट, की ये जो फैसला आया किसका, सेबी का, कि उन्होंने उनको ब्रिकवर्क को बंद करने के लिए कहा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया, तो इससे क्या हुआ, मार्केट में रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि एक पत्थर आपने पानी में यहाँ पे डाला, उसके बाद रिपल्स बनते हैं ना, पानी के आगे आगे लहरें टाइप बनती जाती हैं जब तक वो कोने पर नहीं पहुंच जाती, तो वो क्या होता है, रिपल्स। तो रिपल इफेक्ट का मतलब होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स, एक घटना के बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं मल्टीपल, जैसे जैसे आप सपोज करो कि अडानी केस की बात ले लेते हैं। अडानी केस हुआ, मार्केट में कितना उठ एकदम सारा गिर गया, अडानी के शेयर्स गिर गए, और इतनी ज्यादा ऊंच नीच ऊपर नीचे सारा मार्केट चढ़ता उतरता रहा, राइट। किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ, तो वो क्या रिपल इफेक्ट्स हैं। और इतना ज्यादा कि अभी तक हमारी संसद में इस चीज के ऊपर लड़ाइयां चले जा रही हैं, राइट। धरने हो रहे हैं कि क्यों अडानी को दिया, क्यों अडानी को दिया। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स है ना, तो जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो रिपल इफेक्ट्स। तो ये जो घटना हुई इसके बाद में बॉन्ड्स मार्केट में बहुत ज्यादा रिपल्स आ गए, ठीक है। दिस ऑर्डर, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब इस ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। दिस ऑर्डर हैज इम्प्लीकेशंस नॉट जस्ट फॉर ब्रिकवर्क, तो ये जो फैसला है इससे सिर्फ ब्रिकवर्क के लिए इम्प्लीकेशंस यानी कि उनके लिए ही कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए हैं, बल्कि बट ऑल्सो फॉर अदर रेटिंग एजेंसीज। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड है, बट ऑल्सो फॉर अदर रेटिंग एजेंसीज, बॉन्ड इशुअर्स एंड इन्वेस्टर्स एट लार्ज, और ज्यादातर किसके लिए, बॉन्ड इशुअर्स और इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए। which were under Brickworks coverage at the time of the order, जो कि ब्रिकवर्क के कवरेज के अंडर में थे जब ये ऑर्डर पास हुआ। तो दिस मूव हैज सेंट रिपल अक्रॉस द मार्केट, ठीक है, एज इट श्रिंक्स द चॉइस, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है थर्ड स्टेटमेंट,
जो कि हमारा होएगा इट ऑल्सो। जैसे कि ये फर्स्ट बता दिया उन्होंने कि क्या हुआ, सेकेंड चीज उन्होंने बताई कि दूसरा इसने क्या इफेक्ट डाला, तो थर्ड हो गया इट ऑल्सो कास्ट डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज। ठीक है, इसके बाद होएगा विच वर अंडर ब्रिकवर्क कवरेज, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो ब्रिकवर्क कवरेज के ब्रिकवर्क वाली रेटिंग एजेंसी द्वारा जिनको रेटिंग दी गई थी, तो उन सारी चीजों के ऊपर अब क्या हो जाएगा, सवाल खड़े हो जाएंगे कि उनकी रिलायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट। दिस तो फिफ्थ आ जाएगा एस और सिक्स्थ आ जाएगा टी। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट हो गया आर पी क्यू यू एस टी। ठीक है, अब बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग विल बी फोर्थ सेंटेंस, चौथा सेंटेंस कौन सा होगा, 1 2 3 4 यू, यू ऑप्शन में कहा दिया है, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना है। द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस, एडजेसेंट विद तो नहीं होता, एडजेसेंट टू, एडजेसेंट जो है इसके साथ में प्रपोजिशन टू यूज होता है। क्यों, इसका मतलब होता है कि उनके मकान के जो साथ वाला घर है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट टू नीडेड रिपेयर्स। तो टीचर ने कहा कि उनके मकान के साथ में जो, यानी कि उनकी बिल्डिंग के साथ में जो घर है वो उसको क्या है, उसको रिपेयर की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है। द हेडमास्टर्स with all his senior teachers have come to attend the meeting। अब देखो हमें एक रूल पता है कि जब दो सब्जेक्ट्स हेडमास्टर ऑल हिज सीनियर टीचर्स, ऑल सीनियर टीचर्स, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ये जब प्रिपोजिशन विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, अलोंग विद, टुगेदर विद, इस तरीके के जब ये प्रिपोजिशन इस तरीके के जब वो जुड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हेडमास्टर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो हेडमास्टर अगर ये सिंगल होता, सपोज करो ये विद ऑल हिज टीचर्स नहीं होता, तो क्या होता, द हेडमास्टर हैज कम टू अटेंड द मीटिंग, कि हेडमास्टर आए मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैज कम टू अटेंड, यानी कि बी में एरर है। When she knocked the door, I said to her, come in। अब दरवाज जब हम बोलते हैं नॉक, तो नॉक्ड एट होता है, नॉक एट द डोर, शी नॉक्ड एट द डोर, यानी कि आई नॉक्ड एट द डोर, आई हर्ड नॉकिंग एट द डोर, यानी कि एट आता है साथ में। ठीक है, जो भी प्रपोजिशन है वो कौन सा यूज होगा, एट यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में एरर है। अब ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है, जीडीपी के ऊपर, इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिलर्स का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर द एसेंशियल डैश ऑफ द इकोनॉमी appear to have revived with a year-on-year expansion of 25.9%, lifting its shares in the GDP to just shy of 60%। बोल रहे हैं कि जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आया है उसका, उसमें क्या पता चला कि जो एसेंशियल्स हैं, कौन से एसेंशियल्स हैं, जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, जरूरत के एसेंशियल्स हैं, नेसेसरी एसेंशियल्स हैं इकोनॉमी के, वो क्या है, अपीयर है, वो ऐसे दिख रहा है कि अब रिवाइव हुए हैं। कैसे, ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन जो है वो 25.9% से उठ गया है, लिफ्ट हो गया, मतलब हट गया है, और अब जीडीपी का ये कितना हिस्सा बना रहे हैं, 60% से थोड़ा सा ही कम जीडीपी का ये इतना शेयर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बेलेजरेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को हॉस्टाइल या बड़े एग्रेसिव तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति होता है बड़ा हॉस्टाइल हो गया या एग्रेसिव होगा। ठीक है, हेर से मतलब होता है कि कोई ऐसा बिलीफ या ऐसा ओपिनियन जो आम तौर पे प्रचलित कोई ओपिनियन है उससे मेल नहीं खाता, यानी कि
जैसे कि आमतौर पे माना हम लोग हिंदुस्तान में मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वो इस बिलीफ को नहीं मानता तो वो हर्ष से है, क्योंकि वो उस चीज को नहीं मानता, उसको लगता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ज्यादा शुभ हो जाएगा। या फिर हम देखें कि कॉमनली ऑल ओवर इंडिया में ये बिलीफ है कि अगर आपके ऊपर छिपकली गिर जाए तो आपको वो बड़ा अशुभ होता है, आपको नहाना चाहिए ये वो। लेकिन बंगाल साइड में अगर आपके साइड ऊपर छिपकली गिर जाए तो वो उसको गुड लक मानते हैं कि आपका कुछ अच्छा लक आने वाला है, ठीक है। तो वो कॉमन बिलीफ से हटके है। ब्लैटेंट, ब्लेटेंट मतलब होता है कि आप कोई साफ, एक मतलब बैड वर्ड है कि आप ओपनली शेमलेसली कोई चीज कर रहे हैं। जैसे कि आपने ओपनली शेमलेसली कोई झूठ बोल दिया जो कि सबको पता है कि झूठ है, बट आपने ओपनली और शेमलेसली बोल दिया, ठीक है। बलवॉक, बलवॉक होता है सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन, किसी चीज की डिफेंस करना किसी चीज को। तो यहाँ पे द एसेंशियल बलवॉक ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को सेफ गार्ड करने वाली चीजें हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। ऑप्शन डी बलवॉक इज करेक्ट। Given that this year's monsoon has disrupted rains in an erratic dash pattern, erratic का मतलब होता है uneven, ठीक है। तो इस साल की मानसून की बारिशें कैसे हुई, अभी जब मानसून की जरूरत थी तब बारिश की जरूरत थी तब हुई नहीं, जब एंड हो गया मानसून का तब बारिशें हो रही थी, ठीक है। तो ऐसा अनइवन सी बारिशें हुई। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब किसी कंट्री के किसी प्रोविंस की से रिलेटेड कोई चीज, ठीक है। स्कैटर शॉट, स्कैटर शॉट मतलब बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड रैंडम वे में। स्पाउस, स्पाउस मतलब अडॉप्ट करना या सपोर्ट करना। एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब होता है कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजों का अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, उस तरीके का कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया एग्रीगेट। तो यहाँ पे इराटिक स्कैटर शॉट पैटर्न, यानी कि अनइवन और बिखराव वाले पैटर्न में जो इस बार की बारिशें हुई उससे क्या हुआ, डिसरप्टिव, उससे कई हिस्सों में फ्लड्स आ गई। And with global trade also, the dash amid the sharp slowdown in advanced economies, India's merchandise exports are sure to weaken. तो अब क्या हुआ है वहां पे, अगर ग्लोबल ट्रेड को हम देखें तो वो अब एकदम स्थिर हो गया है, ग्लोबल ट्रेड में कमी आ गई है, स्थिरता आ गई है उसमें, कि ज्यादा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, या फिर धीरे धीरे घट ही रहा है, बढ़ तो रहा नहीं। तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी की बात की जा रही है, किस तरीके का ग्लोबल ट्रेड हो गया। क्लिक, क्लिक मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप व्यक्तियों का जो अपने कुछ विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है और वो किसी और को उसमें आने भी नहीं देता। जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने आप को, हम मिडिल क्लास लोगों में अपने आप को हाई फाई थोड़ा समझते हैं, फिर वो वैसे कुछ वर्ड्स भी यूज करेंगे इंग्लिश के, और फिर वो सोचेंगे कि कोई दूसरा हमारे साथ इंटरेक्ट भी ना करे जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, या उनको ऐसे देख दूसरी नजर से देखते हैं, ठीक है। फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग मतलब कि कोई चीज आप बड़ा ही ज्यादा डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि आप किसी को जेलस फील करा सके या लोगों को जाहिर कर सके कि देखो मेरे पास ये चीज है, या मेरे पास गाड़ी है, या मेरे पास डायमंड की रिंग है। तो आप क्या करें, ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं ताकि लोग उससे जलें या फिर उसको नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। बिकाम, बिकाम मतलब साइलेंट या फिर एकदम स्टिल या फिर एकदम स्टिफ हो जाना। एसेंडेंसी, एसेंडेंसी मतलब कोई मतलब प्रभावी, बड़ा ही कोई प्रभावी तरह का व्यक्ति है, ठीक है, या ऐसी कोई जॉब है जो बड़ी ही प्रभावी है, लोगों के ऊपर उसका रौब है, दबदबा है, जैसे आईएएस है कोई, ठीक है। तो वो एक बड़ी ऐसी पोस्ट है जिसकी पोस्ट का ही इतना लोगों के अंदर दबदबा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी काम है, जो कि साइलेंट, स्टिल, स्टिफ, क्योंकि हमारा ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्टिल हो गया है, वो एक जगह पे आके रुक गया है, स्थिर हो गया है, ठीक है। With the RBI needing to stay laser focused on dash inflation, the onus is on fiscal authorities to spur consumption and investment. अब RBI को जरूरत है एकदम लेजर फोकस्ड रहने की, किस चीज के ऊपर, इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए,
ठीक है, कोई भी उनको रास्ता मिले उनको अख्तियार करना चाहिए। टेमिंग, टेमिंग मतलब होता है किसी चीज को काबू में करना, जैसे वाइल्ड हॉर्स को हम टेम करते हैं, किसी जंगली घोड़े को टेम करा जाता है, यानी कि काबू में किया जाता है। जक्सटेपोजिंग मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी डील जिससे आप दूसरे के ऊपर कंट्रोलिंग इफेक्ट डाल सके। ठीक है, यानी कि जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर जब अभी तक जितने बार हुआ, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या अपर हैंड था कि वो हमारी जो चोटियां थी उनके ऊपर आके बैठ गए थे। तो ऊपर से फायरिंग करना नीचे की तरफ, और नीचे से चलते हुए मूवमेंट करते हुए आपको फायरिंग करना बहुत डिफरेंट है। तो अपर हैंड किसके ऊपर था, यानी कि ज्यादा कंट्रोलिंग कौन थे, पाकिस्तानीज थे, बट स्टिल वी मैनेज टू समहाउ डिफीट देम, आवर सोल्जर्स वर ब्रेव इनफ, तो हमने कर दिया, उनको हरा दिया। बट वो क्या था, उनकी जस्टपोजिंग स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, यानी कि दूसरे को कंट्रोल करने वाली स्ट्रैटेजी थी कि उनको किसी भी तरीके की ऐसी डील या ऐसी जगह पे जाके बैठ जाना या ऐसी डील कर लेना जिससे कि आप दूसरे के ऊपर अपर हैंड रख सकें। इन्फैचुएटेड, इन्फैचुएटेड तो ये बड़ा कॉमन सा हम लोग हम यंगस्टर्स ने सबने, आप लोग ने ये चीज फील की होगी कि आप किसी पर्सन के प्रति ना बड़े थोड़े से टाइम के लिए किसी के प्रति बड़ा ही ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, या फिर कभी आपको सडनली मन करता है कि मैं बेकरी का बिजनेस खोलूंगा, आई लव बेकिंग, आई लव डूइंग दिस, मैं ये करूंगा ही करूंगा। फिर वो थोड़े टाइम बाद जब आप बोर हो जाते हैं तो यार छोड़, मेरे बस का नहीं है, ऐसे कर देते हैं, है ना। वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग आपको पोजेसिव फीलिंग आती है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सी कि आपने ये करना ही करना है, पर वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। विशिएटेड, विशिएटेड मतलब होता है कि आप किसी चीज की क्वालिटी को, गुणवत्ता को आप या उसकी इफिशिएंसी को गिरा देते हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता या उसकी काबिलियत आपने जानबूझ के पर्पसफुली कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए टेम करने की बात की जा रही है, टेमिंग इन्फ्लेशन। Question number 15. Following sentence may or may not contain an error in one of its parts. Identify the part containing the error. If the sentence is correct, select no error as your answer. सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं या तो कुछ गलती होगी या कुछ भी गलती नहीं होगी। अगर गलती है तो वो बता दो, नहीं है तो नो एरर। The latest official GDP estimates would in normal circumstances be a cause of for cheer। जो भी लेटेस्ट जीडीपी के आंकड़े आए हैं, अगर हमारे हालात सामान्य होते, सामान्य परिस्थिति में ये खुशी की बात होती। पॉइंटिंग एज दे ऑस्टेंसिबली, यानी कि इस तरफ इशारा करते हैं जैसे कि अभी दिख रहा है, डू टू अ डबल डिजिट एक्सपेंशन। अगर डबल डिजिट में कभी भी इकोनॉमिक आउटपुट में एक्सपेंशन हो फर्स्ट क्वार्टर में, तो यूजुअली हम खुश होते हैं, बट अभी जो है हम खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया भर में मंदी छा रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इट इज नो एरर, ऑप्शन ई इज करेक्ट। Sentence, choose the appropriate set of words for the blanks that best fit the context of sentence। ठीक है, fill in the blanks के क्वेश्चन दिए, तीनों में जो आपको फिट लग रहा है वो चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन के अंदर तीन तीन आंसर दिए हैं। द टीम वॉज डैश टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट वुड डैश ऑल द स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो हमारी टीम है वो बड़ी ही दृढ़ थी इस बात के लिए कि उनको एक सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसा सोल्यूशन फाइंड करना है? ठीक है, अच्छा सोल्यूशन फाइंड करना है जो कि सभी स्टेक होल्डर्स की परेशानी को दूर कर सके। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब देखते हैं, सबसे पहला डिटर्मिंड, टीम वाज डिटर्मिंड, सही है डिटर्मिंड। टू फाइंड अ वायबल, वायबल मतलब होता है केपेबल, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना जो सही हो, केपेबल हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वायबल ही सॉल्यूशन हमें चाहिए। दैट वुड डैश ऑल स्टेक, अपीज, फर्स्ट ऑप्शन में अपीज। अपीज का मतलब होता है कि संतुष्ट करना, उनके जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, उनको संतुष्ट करना। तो सभी स्टेक होल्डर्स को संतुष्ट कर पाए, ऐसा ऑप्शन, ऐसा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए टीम जो है दृढ़ निश्चयी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कोई दूसरे देखने की नहीं आवश्यक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Given below is a word followed by three sentences that consist of
that word. Identify the sentences that best expresses the meaning of the word. Choose option 5. ऑप्शन 6 कर देते हैं हम, none of the above, E, F. If the word is not suitable in any of the sentences. ठीक है. erratic का मतलब होता है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया था, बड़ा ही अनरैंडम सा, अनइवन, अनरैंडम. ठीक है. erratic का मतलब होता है he drove in an erratic course down the road, कि उसने बड़े ही erratic ढंग से, रोड पे बड़े ही erratic ढंग से चलाई गाड़ी. सही है. यानी कि अनइवन ढंग से इधर उधर चला रहा था, कभी इधर चल जा रहा था, कभी उधर चल जा रहा था, उसको कोई फिक्स्ड एक जगह पे नहीं हो रहा था. ठीक है. स्टॉक्स क्लोज्ड अप स्लाइटली आफ्टर एन इरेटिक डे ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ऊपर जाके बंद हुए, स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि पूरे दिन भर की ट्रेडिंग कैसी रही, काफी इरेटिक, काफी अनइवन रही. कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे हो रहा था, उतार चढ़ाव चला हुआ था मार्केट में. ठीक है. The erratic behavior of stock market is making investors nervous. जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े ही चिंताजनक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट का अनइवन सा जो रवैया है उसकी वजह से. तो ये भी सही है. ठीक है. तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही है. तो क्वेश्चन 17 का आंसर है आंसर ई. फेस्ड विद हेडविंड्स. अब हेडविंड्स मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे आप सपोज करो ये प्लेन है. ठीक है. ये इसका हेड है और ये इसका टेल है. तो हेडविंड मतलब जो आगे की तरफ से हवाएं आ रही हैं वो क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी, वो उसकी विपरीत होंगी, यानी कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स. और टेल विंड जो पीछे की तरफ से हवा आ रही है, यानी कि वो उसको आगे चलने में मदद करेगी, आगे की तरफ पुश करेगी, तो वो क्या होगी, टेल विंड. तो हेडविंड यानी कि अभी जो परेशानियां, चुनौतियों के साथ में हम जूझ रहे हैं, साइंस ऑफ ग्लोबल रिसेशन के जो चिन्ह दिख रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, साइंस ऑफ ग्लोबल रिसेशन एंड यूक्रेन वॉर. The first quarter underwhelming momentum may shallower the economy into a far-pitch growth trajectory. अब देखो, may pitch the economy into far shallower, यानी कि जो अंडरवेलमिंग, अभी निराशाजनक जो मोमेंटम बना हुआ है फर्स्ट क्वार्टर का, वो और ज्यादा इसको धकेल देगा. किस तरफ धकेल देगा इकोनॉमी को, गहराई में, और ज्यादा नीचे की तरफ धकेल देगा. ठीक है. जो उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें और नीचे गिर देगा. इवन फास्टर देन एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन एरोड्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. ठीक है. और ये क्या होगा, ये कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बहुत तेजी से गिराएगा. तो यहाँ पे सी की जगह डी आएगा. सी की जगह डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब दोनों को कनेक्टर्स से जोड़ना है. दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको आपको कनेक्टर्स का यूज करते हुए जोड़ना है. द ओनली रीजनेबल एम वॉज टू शॉर्टन दोज मार्चेस. किसी चीज की बात की जा रही है जिसको करने का कारण क्या था, कि मार्चेस को, यानी कि जो मोबिलिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, उसको कम करना, छोटा करना. ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगा. ऑल द आर्टफुल मैनेवर्स suggested by our generals meant fresh movements of the army and a lengthening of its marches. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि जो भी अभी नए आर्टफुल मैनेवर्स आए हमारे जनरल्स की तरफ से, उसमें यही पता चला कि आर्मी की कुछ फ्रेश मूवमेंट्स की जाएंगी, और जो लोकेशंस चेंजेस होंगे वो ज्यादा लंबे होंगे, यानी कि दूर दराज के इलाकों में उनको ज्यादा शिफ्ट किया जाएगा. हो सकता है कि कोई टीम अभी दिल्ली में है तो उनको JNK में भेज दिया जाएगा, या JNK वाले को साउथ में भेज दिया जाएगा. ऐसे कुछ चेंजेस ज्यादा बड़े किए जाएंगे. तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी. ऑल द आर्टफुल मैनेवर्स सजेस्टेड बाय आवर जनरल्स मेंट फ्रेश मूवमेंट्स ऑफ आर्मी एंड लेंथनिंग ऑफ इट्स मार्चेस, whereas the only reasonable aim was to shorten those marches. जबकि हमारा जो इस टाइम पे रीजनेबल एम क्या था, हमारा एम क्या था कि उन मार्चेस को छोटा किया जाए. ठीक है. तो ऑप्शन ए whereas इज करेक्ट. इंडिया इज बीसेट डैश मेनी प्रॉब्लम्स. जब बीसेट की बात आ रही है तो उसके साथ में विद आता है. बीसेट विद मतलब कि बीसेट विद का मतलब होता है इज अफेक्टेड इन अ बैड वे, यानी कि इंडिया अभी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है. ठीक है. तो बीसेट विद, ऑप्शन
ए इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। इस सेशन का ऑडियो और पीडीएफ आपको दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। सेशन पसंद आया हो कंटेंट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।